दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हमें मुग़ल शासक बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बादशाह बाबर, जिसने भारत में मुग़लों की नींव रखी। भारत में मुग़ल शासन का प्रारंभ बाबर को माना जाता है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। दोस्तों, बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। शासक को जो है वो बादशाह कहा जाता था। दोस्तों, तो आप देख ही सकते हैं फोटो में, ये देखिए बाबर की फ़ोटो। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में हुआ था। 24 फरवरी 1483 में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो थे वो फरगना के शासक भी थे। फरगना एक छोटा सा राज्य था उज़्बेकिस्तान में, फरगना घाटी के नाम से प्रसिद्ध था और आज भी ये फरगना घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ का इसका पिता उमर शेख मिर्ज़ा शासक हुआ करता था। वहीं से ये राजगद्दी पर बैठा 8 जून 1494 में। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों फोटो में, फरगना घाटी ये उज़्बेकिस्तान में है। दोस्तों, फरगना घाटी उज़्बेकिस्तान, फरगना उज़्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर की मूल भाषा चगताई थी। मूल भाषा जो थी वो चगताई थी, परंतु आज के समय में यह विलुप्त हो चुकी है और आधुनिक उज़्बेक भाषा उसी की वंशज है। दोस्तों, चगताई भाषा विलुप्त हो गई है, लेकिन उसकी एक वंशज भाषा है उज़्बेक। बाबर का मूल मंगोलिया का बरलास कबीला, मूल जो स्थान है वो मूल स्थान मंगोलिया है और उसका जो मूल कबीला माना जाता है वो बरलास है। बरलास कबीला मंगोलिया में था। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था। दोस्तों, कुतलुग निगार खानम। और बाबर उनका ज्येष्ठ पुत्र था। इनकी सेना में, इसकी जो सेना होती थी उसमें तुर्क, फारसी, पश्तो, बरलास और मध्य एशिया के कबीले के लोग होते थे। दोस्तों, बाबर इतना तगड़ा और शक्तिशाली होता था, गांठ गठीला शरीर होता था और ये 2 लोगों को कंधे पर बैठाकर उन्नयन ढाल पर दौड़ सकता था। उन्नयन ढाल दोस्तों पहाड़ी पर दौड़ सकता था, नीचे से ऊपर चढ़ सकता था 2 लोगों को अपने कंधे पर बैठा करके। लोक कथाओं के अनुसार बाबर अपनी राह में आने वाली नदियों को तैर कर पार करता था। बाबर क्या करता था दोस्तों, नदियों को तैर कर पार करता था। उसने गंगा नदी को भी 2 बार तैर कर पार किया था, 2 बार तैर करके पार किया था। बाबर को फरगना का शासन उसकी दादी जो थी दौलत बेगम की वजह से मिला था। इसकी दादी थी दोस्तों दौलत बेगम, उसकी वजह से इसको ये शासन मिला था। 12 वर्ष की आयु में 1494 में दोस्तों फरगना घाटी का शासक बनाइए, परंतु इसके चाचाओं ने इसे गद्दी से हटा दिया। कुछ समय तक ये किसान के रूप में जीवन व्यतीत करता है और 1496 ईस्वी में उज़्बेक शहर में आक्रमण करके उसे जीत लेता है। दोस्तों, उज़्बेक समरकंद पर यह आक्रमण करता है और 7 महीने में इसको जीत लेता है, लेकिन सेना के धोखे के कारण उज़्बेक समरकंद को अपने हाथों से गंवा देता है, तो इसके हाथों से चला जाता है समरकंद। बाबर का पूरा नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा दोस्तों इसके बारे में
इसका चचेरा भाई था मोहम्मद हैदर। उसने इसके बारे में लिखा है कि उस समय चगुताई कबीला जो था उसके लोग असभ्य और अनपढ़ थे और जा उन्हें जाहिरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण कठिन लगा। इस कारण उन्होंने इसका नाम बाबर रख दिया। तो इस तरह से इनका नाम बाबर पड़ा दोस्तों। उनको उच्चारण काफ़ी कठिन लगता था, लंबा नाम था, इस वजह से उन्होंने इनका नाम बाबर रख दिया। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। तो तैमूर शासक, ये अपने आप को तैमूर शासक मानता था, तैमूर का वंशज मानता था। तो तैमूर शासक कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो वो उपाधि इन्होंने 1507 में धारण की थी दोस्तों। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो 4 पुत्र थे दोस्तों बाबर के। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और बाबर के द्वारा भारत पर प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। 2 क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया, पहला था बाजौर, दूसरा था भेरा। और 1519 से 1526 तक इस समय काल में बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। और सफलता कब मिली दोस्तों इसको? 1519 में ही मिल गई थी सफलता। कुछ हद तक तो बाजौर और भेरा को अधिकार कर लिया था, फिर काबुल भी जीत लिया। और उसके बाद दोस्तों 1526 में इसको पूर्णतः सफलता मिल गई थी, जब पानीपत का प्रथम युद्ध इसने जीता था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण जो दिया था दोस्तों, वो दौलत खां लोधी और मेवाड़ का शासक जो था राणा सांगा ने दिया था। 2 लोगों ने इसको बुलाया था, निमंत्रण दिया था, दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध करेंगे और उनके लिए ट्रिक ये करेंगे दोस्तों। ट्रिक है हमारी, बाबर आया पानी पिया, खाना खाया, चने खाए, घर गया और मर गया। देखिए दोस्तों, बड़ी आसान ट्रिक है जिससे आप इसके युद्धों को आसानी से याद कर सकते हैं। पहले हम उठाते हैं बाबर आया पानी पिया। तो बाबर आया पानी पिया, तो पानी पिया से पानीपत का युद्ध, पानी से पानीपत। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसने लड़ा 21 अप्रैल 1526। डेट याद रखें दोस्तों, ये पूछी जाती है डेट। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो आप फोटो में देख सकते हैं, ये इब्राहिम लोदी की फ़ोटो है। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा विधि का प्रयोग किया था। एक विधि होती थी, काफ़ी प्रसिद्ध विधि होती थी, इसके कबीले में प्रयोग करते थे उस विधि को। उस तुगलमा विधि का प्रयोग इसने किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के पास बाबर की सेना से 2 से 3 गुनी सेना थी। काफ़ी बड़ी सेना थी इब्राहिम लोदी की, फिर भी इब्राहिम लोदी की हार हुई। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था दोस्तों इस युद्ध में, और जिसके कारण इब्राहिम लोदी की सेना तीतर बीतर हो गई थी। ये तोप आप देख सकते हैं दोस्तों, तोपों का प्रयोग किया था इस युद्ध में, और इन्हीं तोपों की वजह से बाबर की विजय इस युद्ध में हुई थी दोस्तों। पानीपत की जो लड़ाई है देख सकते हैं तस्वीर में, प्रथम लड़ाई। दूसरे पर आ जाते हैं दोस्तों, दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। बाबर आया पानी पिया खाना खाया, तो खाना से खानवा, तो खानवा का युद्ध इससे याद कर सकते हैं। यह युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा की बुरी तरह से हार हुई। राणा सांगा एक बहुत ही ताकतवर राजा था दोस्तों, बहुत ही ताकतवर राजा होता था राणा सांगा। उसने इससे पहले कभी हार का सामना नहीं किया था। राणा सांगा को मौत मंजूर थी लेकिन हार नहीं। राणा सांगा युद्ध नीति का प्रयोग करता था। वह दुश्मन की सेना के बीचों बीच दहाड़ता हुआ दुश्मनों को दोनों हाथों में तलवार लेकर चीरता हुआ निकल जाता था।
लेकिन बाबर ने उसी की सेना के कुछ सैनिकों से उसकी युद्ध प्रणाली का पता लगाया और युद्ध शुरुआत होने से पहले ही मैदान में बड़े बड़े गड्ढे खुदवाकर उन्हें घास से ढक दिया। दोस्तों, राणा सांगा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था। उसकी एक आँख नहीं थी और हाथ भी गंवा चुका था और बड़े बड़े युद्ध उसने लड़े थे, काफ़ी ताकतवर था। उसकी एक नीति थी, वो जब भी सेना युद्ध करता था तो दुश्मन की सेना के बीच में घुस जाता था और बीच में घुस करके उसको चीरता हुआ, सेना को काटता हुआ आगे निकल जाता था, जिससे उसकी सेना का साहस बढ़ जाता था और वो युद्ध जीत जाते थे। तो इस विधि का बाबर ने पता लगाया और जहाँ भी बाबर की सेना खड़ी थी उसके बीचों बीच उसने गड्ढे खुदवा दिए और उन गड्ढों में गिर कर के राणा सांगा को काफ़ी क्षति हुई, वो घायल हो गया, जिससे राणा सांगा की सेना में खलबली मच गई। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का भी प्रयोग किया था दोस्तों, तोप का भी इस युद्ध में प्रयोग किया था। इस युद्ध में राणा सांगा को बाबर ने जीवित छोड़ दिया था। राणा सांगा राजपूत था दोस्तों, और राजपूतों में एक मान्यता थी, युद्ध में मर जाएं लेकिन जिंदा वापस ना आए। अगर जिंदा वापस आ गए तो वो उनकी नाक कटाने के बराबर होता था। तो इस युद्ध के बाद राणा सांगा इतना ज़्यादा अपमानित हुआ कि कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा एक आँख से काना था जो उसने युद्ध में गंवाई थी और उसके शरीर पर दोस्तों 80 घाव थे। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में, तस्वीर देखिए, खानवा का युद्ध और राणा सांगा की तस्वीर। ये महाराणा संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध था। इसके शरीर पर 80 घाव थे, एक आँख, एक हाथ और पैर घायल हो जाने के बाद भी लड़ते रहने वाला वीर योद्धा था, काफ़ी ताकतवर माना जाता था। तो दोस्तों तीसरे युद्ध पर आते हैं। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, और ट्रिक के माध्यम से चने खाए, चने से चंदेरी याद हो जाएगा। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें बाबर की जीत हुई थी, मेदिनी राय की हार हुई थी। 1528 में ये युद्ध हुआ था। और दोस्तों बाबर की सेना ने इसमें एक कारनामा किया था, एक पहाड़ को पूरी तरह से काट दिया था। मेदिनी राय की सेना को ध्वस्त करने के लिए एक पहाड़ बीच में था, उस पहाड़ को इस बाबर की सेना ने एक रात में काट डाला था और उसी रात में उस मेदिनी राय को हरा दिया था। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। घर से घर गया, घाघरा का युद्ध नंबर 4 पर आता दोस्तों, घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में, यह युद्ध जो है 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में इतनी ज़्यादा मारकाट हुई थी कि ज़मीन और नदी दोनों लाल हो गई थी, ज़मीन और नदी दोनों लाल हो गई थी। तो ये आप तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक युद्ध था। और इस युद्ध में जो है काफ़ी ज़्यादा मारकाट होने की वजह से देख सकते हैं, ये तस्वीर में धरती लाल हो गई थी। और यही युद्ध था जिसके बाद बाबर की मृत्यु होती है। वैसे युद्ध में तो घायल नहीं होता, लेकिन बाद में मृत्यु हो जाती है। 5वें नंबर पर आते हैं दोस्तों। बाबर का बेटा हुमायूं था, वो बहुत बीमार रहता था, इसलिए उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि वह मेरे बेटे को मेरी उम्र दे दे। तो संयोग ऐसा हुआ कि हुमायूं तो ठीक हो गया, लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और बाबर अपने बेटे हुमायूं से बहुत प्यार करता था, उसी को आगे राजा बनाना चाहता था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ही गद्दी पर बैठा था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा, ये 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, इनके नाम याद रखें, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। दोस्तों। बाबर 2 तकनीकों की वजह से युद्ध जीतता था, एक निशानेबाजों की वजह से और एक तोपचियों की वजह से। तोपची अच्छे थे इसके पास और निशानेबाज भी।
जिन्होंने पानीपत के युद्ध में भाग लिया था, दोनों ने पानीपत के युद्ध में भाग लिया था और बाबर को विजय दिलाई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त थी और उदारता की वजह से थी ये। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों। किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। ये गाजी की उपाधि धारण की। करीब 48 वर्ष की आयु में 27 दिसंबर, मृत्यु की डेट याद रखें 27 दिसंबर, कहीं कहीं ये 26 दिसंबर भी मिलता है। 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर का जो शव था वो दोस्तों आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा में दफनाया गया था। आगरा का आराम बाग है, वहाँ पर इसको दफनाया गया था। परंतु बाद में इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए इसको काबुल में दफनाया गया दोबारा। और काबुल का इसका जो मकबरा है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं, बाबर का मकबरा, टॉम्ब ऑफ बाबर। आगे ये दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबरनामा की रचना की, ये लेखक भी था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। ये अब्दुल रहीम खान खाना की तस्वीर देखिए दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना। और ये बाबरनामा मेमोरीज ऑफ बाबर आप देख सकते हैं तस्वीर में। बाबरनामा की रचना दोस्तों चगताई तुर्की भाषा में की गई थी। इसकी जो मूल भाषा थी बाबर जो था वो चगताई तुर्की भाषा जानता था और कुछ फारसी भाषा भी जानता था। और फारसी भाषा में कुछ पद्यों की भी रचना की बाबर ने। चगताई तुर्की भाषा में की गई थी बाबरनामा की, और उसका अनुवाद जो है वो बाद में किसके द्वारा किया गया? अब्दुल रहीम खाना द्वारा किया गया दोस्तों। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान याद रखें, मुबैयान ये एक पद शैली है, मुबैयान, इसका जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों हमारी बाबर से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।